जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो RRB NTPC RPF असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। विशेषकर इसे RRB NTPC के सेट के आधार पर तैयार किया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, आज का पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। यह प्रश्न RRB NTPC जो 2016 में पूछा गया सेट है, इसका प्रश्न है। इसे आप जवाब देने का प्रयास करें कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, क्या दिया हुआ है, राजाओं की घाटी जो है कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन दिया हुआ ए मिस्र, बी नॉर्वे, सी तुर्की, डी थाईलैंड। तो आपको बता दें जो राजाओं की घाटी स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, मिस्र में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको बता दें जो सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया किस पे, नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। तो आपको बता दें जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था वो 5 वर्ष ना होकर के कितने वर्ष को था, 4 वर्ष का था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब से चली थी, 1974 से 78 हो जाएगा ये। और यही पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। क्या था, प्रश्न पूछता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 20 सूत्री जो कार्यक्रम हुआ था उसकी शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, ये भी प्रश्न आता है, याद रखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें जो टेलीविजन का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है, JL बेयड के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा JL बेयड। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये भी प्रश्न 2016 RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, क्या किसके द्वारा, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो आपको बता दें अनुच्छेद 219 का जो संबंध है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसमें RRB NTPC में जो 40 GK GS के प्रश्न रहेंगे उसमें से ही करंट अफेयर के प्रश्न भी रहेंगे, 7 से 8 करंट अफेयर प्रश्न रहेंगे। तो उसी के आधार पर सेट को बनाया गया है तथा इसमें करंट अफेयर के प्रश्न ये है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि अलग से इसकी तैयारी आपको नहीं करना पड़े। इसका जवाब भी आप यदि जानते हैं तो इसका कमेंट में देने का प्रयास करेंगे कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी इमैनुअल मैक्रोन, डी दिया है विराट कोहली। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो बता दें जो 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में थे, कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। जो टिबिया नामक जो हड्डी है वो किसमें पाया जाता है, टांग में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। फिबुला भी यदि प्रश्न आता है, फिबुला नामक जो हड्डी है कहां पाया जाता है, तो वो भी हो जाएगा टांग में। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें मार्स गैस के नाम से जाना जाता है किसे,
मीथेन को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए CH4। 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बता दें लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोदी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी। और ये भी प्रश्न आता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे। लोदी वंश के अंतिम शासक हो जाएगा कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किए थे। किसे हराकर, इब्राहिम लोदी। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। तो आपको बता दें जो चुंबकीय सुई होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें हुआ था कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। और इसकी जो अध्यक्षता जो किए थे वो किसने किए थे, स्थूलभद्र में। ये भी एग्जाम में आता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, स्थूलभद्र। इसकी जो अध्यक्षता है वो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। और द्वितीय जैन सभा जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। याद रखिएगा ये भी गुजरात के वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन सभा। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे किसने, क्षमा श्रवण ने किए थे। ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी। तो उसका विषय क्या था, इसके बारे में आपको बताना है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड का जो जुड़वा थीम था वो क्या था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए विविधता में एकता और सैन्य ताकत, बी दिया हुआ है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, सी दिया हुआ है सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति, और डी दिया हुआ है नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। इसका जवाब अगर जानते हैं तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम क्या थी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जो इसका मुख्य थीम था। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। इसका प्रश्न दिया हुआ है कि अस्थाई चुंबक किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो बता दें कि अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है वो इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इस्पात के द्वारा। और यदि पूछा जाए कि अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है किसके द्वारा, तो नरम लोहा के द्वारा बनाया जाता है। अस्थाई पूछा जाए तो नरम लोहा। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बता दें संविधान सभा के या अस्थायी अध्यक्ष, क्या कौन सा स्थायी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो हो जाएगा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आपको बता दें मानव के जीवन काल में जो है जो कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो आपको बता दें होते हैं कौन कितने दांत, 20 दांत। 20 दांत जो है 2 बार जन्म लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 दांत। और 12 दांत ऐसे हैं जो केवल एक ही बार विकसित होते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। तो आपको बता दें किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो आया था किसके शासनकाल में, बिंदुसार। राइट आंसर हो जाएगा इसका बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस जो है भारत आया था। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो आपको बता दें मिनी माता रोग जो है वो पारा के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। 18 नंबर प्रश्न है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको बता दें, चेकिंग चार्ज द्वितीय के तहत मानद नाइटहुड की प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो है कौन? सुनील भारती मित्तल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो आपको बता दें, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो बता दें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न उसके लिए बेहद ही उपयोगी है, इसे आप इसे ध्यान रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है तो नागरिकता से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता से। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है? तो होता है छोटी आंत में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। 22 नंबर प्रश्न दिया है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? जो नींबू जो है साइट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है दही में। और फॉर्मिक एसिड जो है पाया जाता है किसमें? लाल चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो बता दें कि कुतुब मीनार कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार का कार्य जो है किसने शुरू किया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था, तो हो जाएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरुआत इसने किया था लेकिन पूरा कार्य जो करवाया था किसने? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कार्य कराया गया था। प्रश्न ये भी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो थे कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किए थे। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे अभी ध्यान रखेंगे आप लोग कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? तो वह सेवा नंबर कौन सा है? 112। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 112। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है बताइए? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को वहन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक यूनिट ऋण आवेश। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव और धन आवेश वहन करता है और इलेक्ट्रॉन क्या? ऋण आवेश। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है कहाँ स्थित है? सेंटोस बंदरगाह जो है जिसे किस नाम से जाना जाता है? कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वह कहाँ स्थित है? तो बता दें वह स्थित है ब्राजील में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रश्न का पूछने का उद्देश्य है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया गया है? तो नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम यदि पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वह किसके विरुद्ध था? तो बता दें पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। अंतिम आक्रमण जो है वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब के खोखर। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आपको बता दें मुख से जो लार निकलती है वह स्टार्च का पाचन करती है। किसका?
स्टार्च का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उपग्रह, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया हुआ ए संचार, बी पृथ्वी अवलोकन, सी मौसम संबंधी अवलोकन और डी दिया हुआ अंतरिक्ष अन्वेषण। तो आपको बता दें उपग्रह जो इनसेट 3DS का संबंध जो है उद्देश्य है वो क्या है? मौसम संबंधी अवलोकन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसम संबंधी अवलोकन करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर प्रश्न है और करंट अफेयर प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बता दें बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो है कौन सा है? हो जाएगा क्या? सल्फर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको बता दें अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स ब्रिसेप ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स ब्रिसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। किसने पढ़ा? जेम्स ब्रिसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? नॉल एवं रुस्का के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉल और रुस्का के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आपको बता दें आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने ही 2 बार राज्याभिषेक किया था, इसलिए इसका जो आलमगीर और 2 बार राज्याभिषेक करने वाला मुगल शासक कौन था? तो हो जाएगा क्या? औरंगजेब। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है ए पेटीएम, बी 197 कम्युनिकेशन, सी दिया हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, डी दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई। तो बता दें पेटीएम पेमेंट बैंक का जो संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 197 कम्युनिकेशंस। ये भी करंट अफेयर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु के रूप में किसे जाना जाता है? टाइटेनियम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का जो उदाहरण है वह कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए दिया हुआ है सिल्वर ओक, बी दिया हुआ है फुनेरिया, सी दिया हुआ है जिंको बिलोबा, डी दिया हुआ है डेट्रोपेटरिस। तो बता दें जिंको बिलोबा जो है जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंको बिलोबा। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वह कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आएगा तो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। और सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बता दें 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वाइसराय भी थे। और यदि पूछा जाए कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू कराया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त। और पूछा जाए कि जनगणना सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था तो प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में।
और ये भी आता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में, तो 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।